हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। पिछले सेशन में बाबू हम लोगों ने पढ़ा था बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में हमारे भाई बहन जितना भी शामिल होने वाले हैं सबके लिए हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग 10वां का बाबू इतिहास है और पहला अध्याय है बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है पहला अध्याय। और सभी थ्योरी क्लास को हम लोगों ने पढ़ा था और साथ साथ इसके 70 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू बिहार बोर्ड ये जो इतिहास का पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चूंकि हमेशा पूछता रहता है 2 नंबरिया में और इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछता है। तो ये होने वाला है बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होगा दोस्त? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है? पहला एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है बाबू। तो देखिए उत्तर, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बीस शब्द में उत्तर देना होता है बाबू। पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है बाबू। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना को हम क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रवाद कहते हैं। या अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना, सकारात्मक सोच विचार रखने की भावना को भी क्या कहते हैं बाबू? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मेजनी कौन था। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है बाबू कि मेजनी कौन था। तो देखिए मेजनी का जो पूरा नाम था बाबू जिउसेppe मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता था। उसने यंग इटली संस्था की स्थापना की तथा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजनी कौन था बाबू? तो जूसेppe मेजनी जो था इटली का महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता था। उसने यंग इटली, इसके साथ साथ यंग यूरोप नामक संस्था जैसे क्या किया, स्थापना किया और इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बधाई थी। जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बधाई थी। देखिए बाबू हम लोग पढ़ रहे वाला जो हमारा बुक है क्लास 10 का इतिहास की दुनिया भाग 2, इसी का पहला अध्याय जो है बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या पूछा है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिया है, राष्ट्रवाद के मेजनी जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बाबू? क्वेश्चन है, किताब आप देख लीजिए। आइए, जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाबू बधाई थी। तो पहला बाधा जर्मनी के निम्नलिखित क्या थी बाबू? बधाई एकीकरण करने की बधाई थी। पहला बाधा थी कि जर्मनी के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जर्मनी था जो बाबू बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में क्या था बाबू? विभाजित था और विभिन्न राज्यों के शासक एकीकरण के विरुद्ध में थी। यानी कि विभिन्न जो प्रकार के वहां के आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे तथा देश थे वो जर्मनी के एकीकरण के क्या कहते हैं वो विरोधी थे। और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में बाधा डाल रहा था। यानी कि ऑस्ट्रिया जो था बाबू जिसका चांसलर क्या था? मेटरनिक का पतन हो जाने के बावजूद भी क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में क्या कर रहा था? बाधा डाल रहा था, रुकावट आ रहा था। ओकरा बात कह रहा है कि राज्यों के बीच भाषण, संस्कृति और आर्थिक भिन्नताएं थी। यानी कि जर्मनी में जितना भी सर राज्य था सभी राज्यों के बीच वो क्या थी? भाषा का क्या था? बदलाव था, संस्कृति और आर्थिक क्या थी? भिन्नताएं थी। ओकरा बात कह रहा है कि राजाओं और सामंतों का अपनी सत्ता खोने का डर था। यानी कि जो वहां के जो राजा थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनको हमेशा ये लगा रहता था कि हम अगर एकीकरण करने का प्रयास करें तो हमारा सत्ता क्या हो जाएगा बाबू? छूट जाएगा। सत्ता क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग बाबू
क्या है। तो देखिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। यूरोप में 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। इस काल में क्लेमेंस वान मेटरनिक, इस काल में क्लेमेंस वान मेटरनिक ने यूरोप में राजशाही और रूढ़िवादी को बनाए रखने का प्रयास किया था। मेटरनिक युग क्या है? तो यूरोप में बाबू 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के शासन काल को समय को बाबू मेटरनिक युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है बाबू? लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसा प्रश्न है बाबू? लघु उत्तरीय प्रश्न। कम से कम 60 शब्दों में, कितना बाबू? कम से कम 60 शब्दों में उत्तर देना है। कितना शब्द में बाबू? कम से कम 60 शब्दों में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या पहला करा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थी? यानी कि जब 1848 में बाबू फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उसका कारण क्या था? तो देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या था वो? निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण फ्रांस की खराब आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी। यानी कि 1848 ईस्वी की जो बाबू फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण था, वो था बाबू फ्रांस की खराब आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। देश में बेरोजगारी, महंगाई और खाद्यान्न संकट बढ़ गया था। राजा लुई फिलिप की निरंकुश नीतियों से जनता असंतुष्ट थी। मध्यम वर्ग राजनीतिक अधिकार चाहता था। इन सभी कारणों से जनता ने क्रांति कर दिया था। यानी कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो फ्रांस की खराब आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी। देश में बाबू फ्रांस देश में बेरोजगारी इतना बढ़ी, महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गया, और वहां पे खाने का जो चीज था बाबू वो भी क्या हो गया, उसका भी संकट बढ़ गया। और राजा वहां का जो लुई फिलिप था बाबू, वो निरंकुश नीतियों से जनता उसकी असंतुष्ट थी। और मध्यम वर्ग जो था बाबू वहां पे राजनीतिक अधिकार चाहता था। इन सभी कारणों से जनता ने क्या कर दिया बाबू? क्रांति कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की निम्न भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्न थी। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा के रूप में कार्य कर रहा था। ऑस्ट्रिया इटली के कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। जर्मनी में भी उसका प्रभाव अधिक था। उसने राष्ट्रवादी आंदोलनों का विरोध किया। बाद में इटली और प्रासा ने युद्धों में ऑस्ट्रिया को हराकर अपने एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ऑस्ट्रिया जो था वो इटली और जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधक था, और ही ऑस्ट्रिया इटली के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। जर्मनी में भी उसका प्रभाव अधिक था। यानी कि बाबू जर्मनी जो बाबू उसका, जर्मनी में बहुत सारा जो राज्य था उसका बहुत प्रभाव था। और इटली जो था, ऑस्ट्रिया जो था बाबू राष्ट्रवादी आंदोलनों का विरोध किया। बाद में इटली और प्रासा ने जब मिल करके बाबू ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया, तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा करके अपना एकीकरण का मार्ग क्या किया बाबू? प्रशस्त किया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस प्रकार सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को बाबू फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुआ? तो उत्तर है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, क्या बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उसने अनेक देशों में सामंती व्यवस्था समाप्त की और समान समान कानून लागू किए। नेपोलियन संहिता द्वारा लोगों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार मिले। उसके विजय अभियानों से यूरोप के लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के कई देशों में समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और समान कानून लागू किए। यानी कि जितना कानून अधिकार राजा का होगा उतना ही अधिकार जनता का होगा। और उसके बाद से नेपोलियन संहिता द्वारा, यानी कि नेपोलियन जब नेपोलियन संहिता लागू किया, उस संहिता के द्वारा लोगों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार बराबर बराबर मिले। अब नेपोलियन के विजय अभियानों से यूरोप के लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई बाबू? विकसित हुई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि विलियम प्रथम के बिना क्या बाबू? विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण वोटो वन बिस्मार्क के लिए असंभव था कि, यानी कि विलियम प्रथम जो था उसके बिना बिस्मार्क के लिए बाबू राष्ट्रवाद की जो हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी के एकीकरण जो था बाबू वोटो वन बिस्मार्क के लिए असंभव था। क्योंकि, यानी कि कैसे असंभव था? तो देखिए इसका उत्तर होगा बाबू कि विलियम प्रथम प्रासा का शक्तिशाली राजा था और उसने बिस्मार्क को पूरा समर्थन दिया। यानी कि विलियम प्रथम जो था बाबू प्रासा का एगो क्या था? बहुत बड़ा शक्तिशाली क्या था? राजा था। और उसने बिस्मार्क को अपना क्या किया बाबू? पूरा समर्थन दिया। जब कोई शक्तिशाली जो बाबू राजा होता है और अपने प्रजा या अपने मंत्री को जब क्या करता है? अपना समर्थन देता है, तो राजा के साथ साथ वो जो बाबू जो मंत्री या जो प्रजा भी है वो भी क्या हो जाता है? एकदम पावर में आ जाता है। तो बिस्मार्क के साथ भी क्या होगा बाबू? ऐसा ही हुआ। दूसरा कार्य है कि बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाकर उसने एकीकरण की नीति लागू करने का अवसर दिया। यानी कि बिस्मार्क विलियम प्रथम जो था बाबू बिस्मार्क को क्या किया? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसके चलते बिस्मार्क ने क्या की? एकीकरण की नीति को लागू किया। क्योंकि बिस्मार्क पहले से ही क्या था? एक योग्य सेनापति और बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिकार था। उसके बाद कह रहे हैं कि विलियम प्रथम ने सेना को मजबूत बनाया। विलियम प्रथम जो था बाबू सेना को क्या किया? मजबूत बनाया, और जिससे ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध जीतना संभव हुआ। किसी भी बड़ा देश के खिलाफ बाबू अगर आप युद्ध लड़े और आपका सेना ही मजबूत नहीं हो तो युद्ध आराम से आप क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। तो विलियम प्रथम ने यही किया कि अपने सेना को क्या किया? पहले एकदम मजबूत बनाया, तगड़ा बनाया, फिर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच क्या हुआ बाबू? युद्ध लड़ा और उस युद्ध में वो जीता भी। चौथा काम किया कि राजा के सहयोग से ही बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। अपने सैन्य शक्ति को देखते हुए राजा जो था बाबू वहां का विलियम प्रथम के सहयोग से ही बिस्मार्क ने क्या किया बाबू? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया। और 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी कि जब बाबू जर्मनी क्या हुआ? पूर्ण रूप से आजाद हो गया, तो अब 1871 ईस्वी में क्या हुआ बाबू? जो विलियम प्रथम था वो पूरा स्वतंत्र जर्मनी का क्या बना हुआ बाबू? सम्राट बना। स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया जिससे एकीकरण पूरा हुआ, जिसके चलते बाबू एकीकरण क्या हो गया बाबू? पूरा हो गया था। इस प्रकार विलियम प्रथम के सहयोग से कमांडरित्व और सैन्य शक्ति के बिना बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण सफलतापूर्वक नहीं कर सकता था। उपयुक्त कथन के आधार पर जो है बाबू बिस्मार्क जो था बाबू, अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को अपना सपोर्ट नहीं देता, अपना सहयोग नहीं करता, तो अकेले बिस्मार्क को बाबू जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था। आइए अगला प्रश्न का देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला है बाबू लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या है दोस्त? अगला जो क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन हमारा छूट रहा है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की
चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा को हम कभी बता देंगे। अब हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है बाबू? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला किताब, इतिहास की दुनिया भाग 2 है बाबू, और पहल के अध्याय है, क्लास 10 के पहल के अध्याय है बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का हम लोग क्वेश्चन आंसर बाबू कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के कार्यों का योगदान करें। ये बाबू कम से कम आपको 150 शब्द में, कितना 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। कितना शब्द बाबू? कम से कम 150 शब्द में। कितना शब्द में? कम से कम 150 शब्द में बाबू लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी कार्यों की क्या करे बाबू? योगदान करें। तो देखिए, जूसेफ मेजनी, कैमिलो वेंसो, काउंट ऑफ काबूल तथा जोसेफ गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि बाबू जो इटली के एकीकरण में काउंट काबूल और गैरिबाल्डी का निम्नलिखित योगदान था। मेजनी ने इटली में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। यानी कि मेजनी तो बाबू पूरे इटली भर में राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया बाबू? जागृत किया। और उसके बाद से उसने 1831 में, कब? 1831 में यंग इटली संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। उसने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया था। यानी कि जो था बाबू मेजनी जो था बाबू इटली में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया और पूरे इटली भर में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था का क्या किया बाबू? स्थापना किया। आगे कह रहा है कि काबूल सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूल जो था बाबू वो सार्डिनिया पीडमाउंट का क्या था वो? पीडमाउंट का क्या था वो? शासक था। काउंट काबूल सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री था। वो एक कुशल राजनीतिक था। उसने फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तरी इटली के राज्यों को मिलाने में सफलता प्राप्त की। उसने सेना उद्योग और प्रशासन में सुधार किए। कौन? काउंट काबूल। अब कह रहा गैरिबाल्डी महान सैनिक और क्रांतिकारी नेता था। उसने लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किया और सिसिली तथा नेपल्स पर विजय प्राप्त की। इसके साथ ही बाद में उसने जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर एमेनुअल का क्या किया बाबू? सौंप दिया। क्या किया बाबू? सौंप दिया। इस प्रकार बाबू इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूल का बाबू निम्नलिखित योगदान था। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 है। उत्तर देखिए, ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का मुख्य निर्माता था। वह प्रासा का प्रधानमंत्री था। उसने रक्त और लौ नीति अपनाई, जिसका अर्थ था कि जर्मनी का एकीकरण युद्ध और शक्ति के बल पर होगा। बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रासा की सेना को मजबूत बनाया। उसने 1864 ईस्वी में डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध किया और विजय प्राप्त की। इसके बाद 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को हराकर उस उत्तरी जर्मनी राज्य को प्रासा में मिला लिया और फिर 1870 ईस्वी में फ्रांस को पराजित किया। यानी कि बाबू बिस्मार्क जो था बाबू जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए उसने रक्त और लौ नीति का अवलंबन कराया था, जिसका शाब्दिक अर्थ बाबू लोहे और खून के दम पर बाबू क्या शक्ति और युद्ध के बल पर हम क्या करेंगे? अपने देश को, जर्मनी को एकीकरण कराएंगे। इसके लिए बाबू बिस्मार्क ने सबसे पहले प्रासा की सेना को मजबूत किया और 1864 ईस्वी में किसके खिलाफ बाबू? डेनमार्क के खिलाफ क्या किया? युद्ध लड़ा। और उसके बाद से 1866 ईस्वी में सिडेवा का युद्ध, क्या बाबू? सिडेवा का युद्ध लड़ा। और इस युद्ध में बाबू प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच सिडेवा का युद्ध लड़ा गया था 1866 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबू ऑस्ट्रिया की सेना पूर्ण रूप से हार गई थी
और बिस्मार्क क्या बाबू जीत गया था। और जब जीता तो फिर 1870 ईस्वी को फ्रांस को भी क्या किया बाबू पराजित किया। और फ्रांस पर विजय के बाद दक्षिण जर्मनी राज्य भी प्रासा के साथ जुड़ गए। 1871 ईस्वी में वर्साई के महल में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी कि जब फ्रांस जीत गया, फ्रांस हार गया और बाबू जर्मनी जीत गया, तो 1871 ईस्वी में जर्मनी में बाबू वर्साई है और वहीं पे बाबू वर्साई के महल में बाबू विलियम प्रथम को क्या किया, जर्मनी का स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और बिस्मार्क की कूटनीति, सैन्य शक्ति और नेतृत्व के कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है भाई कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव की चर्चा करें। यानी कि किन किन कारणों से बाबू राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किन किन कारणों से क्या क्या उनका प्रभाव हुए, उन्हीं प्रभावों को क्या कह रहा है बाबू चर्चा करें। उत्तर देखिए क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों से हुआ। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय बाबू बहुत सारे कारण थे। पहले क्या बाबू फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये था बाबू फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो काम था बाबू, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया था। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 ईस्वी में पहली बार लड़ी गई थी तो पूरे विश्व स्तर पे पूरे यूरोप में बाबू स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया गया था। इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई और नेपोलियन बोनापार्ट, कौन बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने विजय अभियानों के द्वारा राष्ट्रवाद के विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो पूरे विश्व भर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश मिला। इससे लोगों में राष्ट्रीय की भावना जगी और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जब विजय अभियानों को द्वारा पूरे यूरोप भर में राष्ट्रवाद के विचारों को क्या किया बाबू फैलाया। आगे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण व्यापार और संचार का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या बाबू व्यापार और संचार का क्या हुआ बाबू विकास हुआ, जिससे लोगों में एकता की भावना बढ़ी। साहित्यकारों और कवियों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा दिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण में आंदोलनों में भी राष्ट्रवाद को मजबूत दिया। यानी कि बाबू औद्योगिक क्रांति कहने का मतलब है कि उद्योगों में आई क्रांति, यानी कि जब नए नए मशीनों का सब आविष्कार हुआ और मशीनें से वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, और जब वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन होने लगा तो लोग एक देश से दूसरे देशों में उत्पादित किए गए वस्तुओं को बेचने जाने लगे और तत्पश्चात बाबू पूरे विश्व में एक साथ जोड़ा गया। और जब पूरा बाबू विश्व एक साथ जोड़ दिया गया तो व्यापार और संचार का क्या हुआ बाबू विकास हुआ, जिसके चलते लोगों में एकता की भावना जगी। साहित्यकार यानी कि जो बाबू बड़े बड़े लेखक थे, कहानी लिखते थे और अपना साहित्य लिखते थे, बड़े बड़े कवि थे जो क्या लिखते थे, अपना कविता लिखते थे, अभी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेमियों को बढ़ावा दिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण में जब बाबू इटली और जर्मनी के एकीकरण में लोगों ने अपना आंदोलन किया तो वो भी आंदोलन क्या किया बाबू राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया। किसको मजबूत बनाया बाबू राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया। अगला प्रश्न देखिए, क्षमा कीजिए, आगे देखिए इसी प्रश्न में आगे कह रहा है कि राष्ट्रवाद के प्रभाव भी महत्वपूर्ण थे। यानी कि राष्ट्रवाद का जो प्रभाव था वो भी क्या था बाबू बहुत महत्वपूर्ण था। इसके कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। कई देशों ने विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिए। लोगों में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ी। लेकिन राष्ट्रवाद के कारण यूरोपीय देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी बढ़ा, जिसने आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि पूरे विश्व भर में बाबू पूरे यूरोप भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपने अपने देश को एकीकरण करने के लिए पूरे यूरोप भर में जितना भी देश थे उनमें क्या हुआ प्रतिस्पर्धा बनाया। और प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब कंपटीशन क्या बना बाबू संघर्ष बढ़ा कि हम आगे निकलेंगे तो हम आगे निकलेंगे, हम बड़ा तो हम बड़ा, कोई नहीं किसी से कम बड़ा तो हम बड़ा। इतना वहां पे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ा कि पूरे विश्व को बाबू एगो प्रथम विश्व युद्ध के आग में क्या कर दिया बाबू झोंक दिया। कौन राष्ट्रवाद का उदय का कारण। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू प्रश्न संख्या 4 है। 4 जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के क्या करें बाबू, वर्णन करें। जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें। जुलाई 1830 की क्रांति क्या क्या कर रहे हो, वर्णन करें। आइए देखते हैं जुलाई 1830 की क्रांति क्या है बाबू। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। यानी कि यह जो क्रांति थी जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। यह क्रांति फ्रांस के राजा चार्ल्स दसवें की निरंकुश नीतियों के विरुद्ध हुई थी। चार्ल्स दसम ने प्रेम की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, संसद भंग कर दी और जनता के अधिकारों को छीन लिया। इससे जनता में असंतोष फैल गया। जब कोई राजा अपने देश हित में बाबू कार्य नहीं करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई अपने राज्य का मुख्यमंत्री हो, जब जनता के हित में बाबू कार्य नहीं करेगा तो ये होना बाबू, क्रांति होना लाजमी है। क्रांति लोग करेंगे ही तो करेंगे। तो ऐसा ही हुआ बाबू, कहां बाबू, फ्रांस में। ये जो था बाबू चार्ल्स दसवां जो था बाबू, इन निरंकुश नीतियों के क्या किया बाबू, लागू किया और जनता के स्वतंत्र यानी कि आजादी थी वो छीन लिया और संसद को जो बाबू संसद को भंग कर दिया और संसद जो अधिकार दिए गए थे जनता के अधिकारों को भी क्या कर दिया बाबू, ये छीन लिया। यहाँ के बाबू से इस सब नीतियों से बाबू जनता जो थी यहाँ के असंतोष हो गए, यानी कि इनमें गुस्सा फूट गई। और जुलाई कब बाबू, जुलाई 1830 में पेरिस की जनता ने विद्रोह कर दिया। मजदूरों तथा छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों ने सड़कों पर बैरिकेड बनाकर संघर्ष किया। बैरिकेड कहने का मतलब है रुकावट। क्या बाबू, रुकावट, बैरियर, अरे बैरियर, रुकावट बना करके क्या बाबू संघर्ष किया। 3 दिनों तक भीषण संघर्ष हुआ, जिसे 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। ये 3 गौरवशाली दिन था बाबू 27, 28, 29, 27, 28 और 29 जुलाई बाबू। फ्रांस में 27, 28 और 29 जुलाई को बाबू चार्ल्स दसम के खिलाफ पूरे फ्रांस भर में क्या हुआ बाबू, क्रांति हुआ। और इस दिन को बाबू 3 गौरवशाली दिन भी कहा जाता है। अंततः चार्ल्स दसम को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। क्या हुआ, अंततः जब बाबू पूरे फ्रांस भर में क्रांति हुआ तो चार्ल्स दसवां जो था बाबू क्या किया, अपना राजगद्दी त्याग करके किसी दूसरे देश में भाग गया। और इसके बाद कब बाबू, इसके बाद लुई फिलिप, इसके बाद जो था बाबू लुई फिलिप प्रथम को क्या किया बाबू, फ्रांस का नया शासक बनाया गया। इस क्रांति से फ्रांस में संवैधानिक शासन स्थापित हुआ। जुलाई 1830 का क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। इससे बेल्जियम, पोलैंड और इटली में भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए। इस प्रकार जुलाई 1830 की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को क्या किया बाबू, बढ़ावा दिया। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दे। यूनानी स्वतंत्रता जो हुआ था बाबू, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त में क्या कहते हैं बाबू, वर्णन दे। तो ग्रीक वार बाबू, यूनान को हम क्या करते हैं बाबू, ग्रीक भी कहते हैं। यूनान को क्या कहते हैं बाबू, ग्रीक कहते हैं हम। जिस प्रकार भारत को इंडिया कहा जाता है, भारत को क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है बाबू, उसी प्रकार बाबू यूनान को क्या कहा जाता है, ग्रीक। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन यूरोप के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक था। यूनान कई वर्षों से ओटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की के अधीन था। क्या करा बाबू, तुर्की। ओटोमन साम्राज्य कहने का मतलब है तुर्की। तुर्की के क्या बाबू, अधीन था। तुर्क शासकों के अत्याचारों से यूनान की जनता असंतुष्ट थी। 1821 में, कब, 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह शुरू किया। इस आंदोलन में कवियों, बुद्धिजीवियों और यूरोप के अन्य देशों के लोगों ने भी समर्थन दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने यूनान की सहायता की। और 1827 ईस्वी में, कब बाबू, 1827 ईस्वी में नवारिनो के युद्ध में, कब बाबू, नवारिनो के युद्ध में, 1827 ईस्वी में नवारिनो के युद्ध में तुर्की की हार हुई।
इसके बाद 1832 ईस्वी में, कब 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, किसके संधि के द्वारा बाबू, कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया और यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। इसे अन्य देशों के लोगों को भी क्या बाबू, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का प्रेरणा मिला। जब 1827 ईस्वी में क्या होता है बाबू, यूनान और तुर्की के बीच युद्ध होता है, तो इस युद्ध में क्या होगा, तुर्की पूरी तरह से हार जाता है और तुर्की में स्थित है बाबू कुस्तुनतुनिया। तुर्की में क्या स्थित है बाबू, कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया में संधि होता है बाबू यूनान और इसके बीच बाबू, तुर्की के बीच, और इस संधि के बाबू, कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा यूनान को क्या किया जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। कब, 1832 ईस्वी में। कब बाबू, 1832 ईस्वी में। जब यूनान आजाद हो जाता है तो बाबू बाकी सारे यूरोपीय देश जैसे जर्मनी हुआ, इटली हुआ, पोलैंड हुआ, हंगरी हुआ, बोहेमिया हुआ, इन सभी देशों को क्या कहे बाबू, आजादी होने का प्रेरणा मिलने लगता है। आगे क्या कह रहा है, आगे खत्म है। चलिए आगे क्या है दोस्त, आगे खत्म है। तो यहाँ से हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का बाबू अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे भाई समाप्त होता है। और यहाँ से हमारा जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय बाबू, यह चैप्टर पूर्ण रूप से मेरे भाई समाप्त होता है। अगर आप लोग के नजरे में हम लोगों ने कोई टॉपिक छोड़ा है बाबू, तो आप निस्संदेह निष्पक्ष रूप से अब कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग करके इतिहास के अगला अध्याय लेकर के आएंगे, साम्यवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद को लेकर के अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।